हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 9 के इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास में अध्याय 1 में है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का हम कुछ खंड पढ़ चुके थे। 2 खंड पढ़ चुके थे, आज तीसरा खंड इसका पढ़ेंगे। तो किस तरह से क्रांति हुई फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ा था। जीने का संघर्ष के बारे में, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ा था। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना के बारे में देखा था। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत पढ़ा था। क्रांति की शुरुआत पढ़ी थी और उसमें विभिन्न तिथियों के बारे में जाना था और जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इस तरह से 2 पार्ट कंप्लीट हो गया था। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, उसके बारे में पढ़ा था। किस तरह से चुनाव हुआ, किस तरह से सदस्यों का गठन हुआ, किस तरह से शासक ने अपने जो अधिकार हैं उनको छोड़े। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया था। राजनीतिक प्रतीकों के मायनों के बारे में देखा था कि उनके क्या मायने हैं। तो आज हम इसके तीसरे पार्ट को, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना को पढ़ेंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। तनावपूर्ण जो स्थिति थी पहले, वो कुछ हद तक कम हुई, लेकिन अभी भी वैसी स्थिति बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, संविधान बना, चुनाव हुए, सदस्यों का गठन हुआ और संविधान बना। संविधान में जो लुई 16 थे, वहां के शासक, फ्रांस के शासक, उन्होंने स्वीकृति दे दी। परंतु प्रशा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। लेकिन वो जो प्रशा के राजा के साथ उनका क्या था, अंदर ही अंदर वार्ता चल रहा था। उनमें जो उनको जो पद से हटा दिया गया था, उनकी शक्तियां छीन ली गई थी, उसके विरुद्ध में प्रशा के राजा के साथ उनकी संधियां चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे और जिस तरह से फ्रांस में जो शासक को हटा दिया गया, उनके अधिकारों को छीन लिया गया, तो उसके जो पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी देश थे, वे भी चिंतित थे, क्योंकि जो बगावत का सुर उठ चुका था वो शायद अब उनके वहां भी फैल सकता था। इसलिए 1789 को गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो उनकी योजना बन ही रही थी कि वे अपने सेनाओं को भेजे जो उनके पड़ोसी देश थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, अप्रैल 1972 में नेशनल असेंबली में प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई, जो उनको सपोर्ट देने वाले थे, लुई 16 को। प्रांतों ने हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और युद्ध की जब घोषणा होने लगी, तब बहुत सारे स्वयंसेवी लोग अपने से, अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। और ये युद्ध किस रूप से आगे बढ़ा कि जो राजा अपना शासन चला रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, और जो कुलीन है उनके विरुद्ध जनता का जंग घोषित कर दिया गया। उनसे होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिलेमी था। तो क्या था कि उनको लग रहा था कि हम देशभक्ति के काम कर रहे हैं, देशभक्ति का काम कर रहे हैं और अपने देश को आजाद कराने के लिए इन कुलीनों को, राजाओं को हटाना बहुत आवश्यक है और ये एक नेक काम है। और सबके होठों पर क्या था, देशभक्त के गाने थे, तराने थे।
तो रॉजर दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ठीक है, तो एक कवि थे रॉजर दी लाइल, उनके द्वारा रचित कुछ स्लोगन भी थे। यह गीत पहली बार मार्सिलेस ने स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया। और जो उनके कवि थे, उनके जो स्लोगन थे, उनके जो गाना लिखा था इन युद्धों के विरुद्ध, तो वो गाना जब स्वयं सेवी जो सेना में भर्ती हुए थे, वे पेरिस के लिए कूच करने वाले थे, उस समय गाया गया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। और इसको लिखने वाले कौन थे? मार्सिले थे। इसलिए इसका जो ये गाना जो था उसको नाम दिया गया मार्सिले, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। और यही गाना बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। क्रांतिकारी युद्धों से जनता की भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। और इस तरह के जो युद्ध होते गए, जनता का विरोध होता गया, तो इससे जनता को बहुत ज्यादा क्षति हुई और बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। जब युद्ध होता है तो उसमें विनाश होता ही है दोनों ही पक्षों का। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे में आ गई। और जब लोग स्वेच्छा से युद्धों में जाने लगे तो उनके परिवार का पूरा दायित्व तो उनकी पत्नियों पर चला गया, औरतों के कंधे पर चला गया, उसकी घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो कुछ लोग युद्ध के समर्थक थे और वे चाहते थे कि ये युद्ध और भी आगे बढ़े, क्योंकि 1791 के संविधान ने सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो इससे जो संविधान बना था उसमें सिर्फ अमीर जो थे उनको ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, और जो गरीब थे उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार, यहाँ तक कि मत देने का भी अधिकार नहीं था, मतदान का भी अधिकार नहीं था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। और ये बहस कहाँ चलता था? कुछ राजनीतिक क्लब होते थे जहां लोग जमा होते थे और सरकारी नीति के खिलाफ उनकी बहस चलती थी, और वे किस तरह से उसके खिलाफ काम करेंगे इस पर भी बातें चलती थी। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, और ऐसे ही राजनीतिक क्लबों में एक था जैकोबिन क्लब, और वो सबसे सफल था क्योंकि उसके जो कार्यनीति थी वो ज्यादा उन्नत थी, अच्छी थी, वो सफल हो रही थी, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा था। और उन्हीं के नाम से ये पार्टी जैकोबिन क्लब रखा गया था, पेरिस के जो भूतपूर्व कॉन्वेंट थे उनके नाम पर, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। जो जैकोबिन क्लब था वो ऐसे ही स्वयं सेविकों का जो सेना का जो समूह था उनका राजनीतिक अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाओं की भी सक्रिय थी, जो महिलाएं थी वो भी काफी सक्रिय थे, और उन्होंने भी क्लब बना लिए, और उन्होंने भी क्लब बनाए क्योंकि महिलाओं को राजनीतिक कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, और ना ही उनको मतदान का अधिकार था, ना ही बाकी अधिकार थे। इसलिए उनके मन में भी काफी आक्रोश था इन व्यवस्था के विरुद्ध। इस अध्याय के खंड 4 में आप इस गतिविधियों के मांगों के बारे में जानेंगे। इसमें आगे पढ़ेंगे कि महिलाएं किस तरह से इस आंदोलन में सक्रिय थी। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, और जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वे ज्यादातर क्या थे? जो गरीब थे वैसे लोग ही उसमें हिस्सा लेते थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। तो इसमें जो लोग थे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वे गरीब तबके से आते थे, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे जो जूते बनाते थे, या फिर जो केक बेकरी होता था वहाँ पेस्ट्री बनाने का काम करते थे, घड़ी बनाने का काम करते थे, छपाई का काम करते थे, नौकर का काम करते थे, और दिहाड़ी मजदूर का भी काम करते थे। तो ऐसे लोगों का संगठन था जैकोबिन क्लब। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। उनका जो नेता था, हेड था, वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने, जो जैकोबिनों का जो एक बड़ा वर्ग था,
उन्होंने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो जो उनका समुदाय जैकोबिन क्लब था का उनका जो सदस्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि एक बड़ा वर्ग है, गोदी एक समाज है, उनके तरह ही वे धारीदार जो पैंट है, पैंट में धारियां रहेंगी, ऐसे पैंटों को पहनेंगे, ये उन्होंने निर्णय लिया। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, शोकुलाद बिना ब्रिंचेस वाली दंपति, और ये क्या है, ये लोगों का जो पैंट है देखिए धारीदार है, जो पतलून है वो धारीदार है। तो इस तरह से पहनने का उन्होंने निर्णय लिया ताकि उनकी एक अलग पहचान हो सके। ऐसे उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ऐसा वो उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे वे फैशनेबल वर्ग थे और वे घुटने तक पहनने वाला ब्रीचेस, ठीक है, घुटने तक पहनने वाला जो होता था पैंट, उसको कहते थे ब्रीचेस, उसको पहनते थे। और ये लोग लंबी और धारीदार पैंट इसलिए पहनना शुरू किया ताकि वे कुलीनों से अलग दिखे, ताकि उनको देखते ही पहचान में जाए कि ये जैकोबिन के सदस्य हैं। यह ब्रीचेस पहनने वाली कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का इनका तरीका था। और उन्होंने इस जो धारीदार पैंट पहनना शुरू किया, पतलून पहनना शुरू किया, वो ऐलान था कि अब ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन का जो सत्ता है वो समाप्त हो जाएगा। कुलीन जो थे वो ब्रीचेस पहनते थे। देखिए इस चित्र में दिख रहा है कि यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित एक दुर्लभ चित्र है, ठीक है। और क्रांतिकारी घटनाओं के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो इसके बाद क्या हुआ, जो क्रांतिकारी घटना घटा उसके बाद महिलाएं भी चित्रकारी सीख सकती थी। और हर 2 साल में लगने वाली जो सैलॉन नामक नुमाइश होती थी, जो चित्रों को प्रदर्शित किया जाता था, मैं अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकती थी। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। दिखाया जा रहा ना यहाँ पे नारी, इस चित्र को भी एक नारी ने बनाया। और यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता का टोपी है जो आपने आगे देखा था। तो इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो उन वस्तुओं की सूची आप बना सकते हैं जो राजनीतिक प्रतीकों के रूप में आगे आपने देखा था। तो इसमें क्या है, बर्छीदार गट्ठर है, लाल टोपी है, टूटी हुई जंजीर है। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज आपको दिखाई देगी। इसलिए जैकोबिनों को जो ये ऊपर चित्र है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो स्वतंत्रता के काफी प्रतीक चिन्ह यहाँ देख पाएंगे। तो जैकोबिनों ने धारीदार पैंट पहनना शुरू कर दिया, इसलिए जैकोबिनों को शोकुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाला। इससे पहले जो कुलीन थे वो घुटने तक पहनते थे, बुचेस पहनते थे, लेकिन इन्होंने लंबी धारीदार पैंट पहनना शुरू किया, उसको कुलात कहा जाता था, इसलिए उनको शोकुलात नाम दिया गया जैकोबिनों को बिना घुटने वाला। तो जो शोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता की टोपी थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं पहनती थी, जैसे ऊपर चित्र में दिख रहा है ना, ये देखिए चित्र दिख रहा है ना, इसमें पुरुष जो है स्वतंत्रता का टोपी पहने हैं, लेकिन महिला अपना सर कपड़े से ढकी हुई है। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। और गर्मियों के समय जैकोबिनों ने जो खाद्य पदार्थ के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहे थे, उसको कम करने के लिए एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियस के महल पर धावा बोल दिया, और एक महल था जो वहां के शासकों कुलीन वर्गों का था, उस पर उन्होंने धावा बोल दिया।
राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखे। और जो वहां के राजा थे उनके रक्षकों को मार दिया और राजा को बंधक बना के रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद जो असेंबली था तो उसके जो सदस्य थे उनके द्वारा पास किया गया कि जो शाही परिवार के लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा। नए चुनाव कराए गए। उसके बाद उनको जेल में डालने के बाद नया चुनाव किया गया। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान देने का अधिकार था। तो इससे पहले 21 वर्ष के उन्हीं पुरुषों को मतदान देने का अधिकार था जिनके पास धन होता था। लेकिन इस मतदान में, इस चुनाव में 21 वर्ष से उम्र के से अधिक के सभी पुरुषों, चाहे उनके पास धन हो या ना हो, सबको मतदान का अधिकार था। लेकिन महिलाओं को अभी भी नहीं था। नवनिर्वाचित असेंबली को कॉन्वेंट का नाम दिया गया और जो नवनिर्वाचित असेंबली बनी, चुनाव के बाद असेंबली बनी, उसको कॉन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और इस तरह से नया चुनाव हुआ, असेंबली का गठन हुआ और जो राजतंत्र था इससे पहले वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। राजतंत्र तो समाप्त हो गया और राजतंत्र के स्थान पर फ्रांस को लोकतंत्र का दर्जा दे दिया गया। लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता का शासन हो, जैसे हमारे देश में है अभी। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो ये आपको पता है, यह वंशानुगत राजशाही नहीं है और इसमें कोई वंशानुगत नहीं होता। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का पुत्र ही राजा बनता है। लेकिन जो गणतंत्र प्रणाली है इसमें कोई भी चुनाव के द्वारा जीतकर राजा बन सकता है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए। तो आप भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि भारत कब स्वतंत्र हुआ और किस तरह से यहाँ गणतंत्र की व्यवस्था है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी और जब नया असेंबली का गठन हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, तब जो वहां के पुराने राजा थे लुई 16, उनको न्यायालय द्वारा देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उनको मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। तो ये जगह का नाम है प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड। तो वहां पर उनको क्या किया गया, सार्वजनिक रूप से सभी के सामने फांसी दे दिया गया। जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी यही हश्र हुआ और उसके बाद उनकी जो रानी थी उनको भी फांसी की सजा हुई। देशद्रोह का क्या अर्थ है, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना ही देशद्रोह है। अब आगे देखिए, आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई गई और उस समय क्या किया गया, जो दंड होते थे बहुत कड़े होते थे। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो जितने लोग भी गणतंत्र के विरोधी थे, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो, कोई राजनीतिक दल का सदस्य हो या फिर कार्यकाली दल का जो असहमत सदस्य हो, पार्टी का कोई सदस्य हो, तो सभी को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता और यदि दोषी साबित होते हुए क्रांतिकारी न्यायालय में तो उनका सर काट दिया जाता। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन थी। तो गिलोटिन क्या थी,
2 मशीन थी, उसके बीच में एक लटकने वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और ये कितना कड़ा कानून था, सोचिए कि 2 जैसे बलि देने के लिए जैसा होता है ना, 2 खंबा होता, तो उसी तरह से 2 मशीन थे और उसके बीच में मनुष्य को, जो दोषी होता था, उसको रखा जाता था और उसके गले को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो समय काल था वो आतंक का युग था। इसलिए इसमें जो भी गणतंत्र का विरोधी था सबको सजाए मौत मिल रही थी। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा और इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसलिए इस मशीन का नाम गिलोटिन रखा गया। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी और जो रिबेस्पियर जो सरकार थी उसका नाम, नया जो असेंबली बना था उसको रिबेस्पियर नाम रखा गया था। तो जो रिबेस्पियर सरकार थी उसने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि इतना मजदूरी होना चाहिए और इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई और जो गोश्त और पावरोटी थे उसकी भी राशनिंग कर दी गई, उसको भी निगरानी में रखा गया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया और जो किसान थे उनको अपने अनाजों को शहर में ले जाकर, जो सरकार फिक्स कर देती थी कि इतना कीमत होगा अनाज का, तो उसी कीमत पर बेचने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और जो महंगे सफेद रंग के आटे होते थे उसको इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। तो इससे पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता था जब राजतंत्र था। जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग थे वे सफेद आटे का रोटी खाते थे और बाकी लोग लाल आटे का रोटी खाते थे, लेकिन अभी वो चीज समाप्त करके सभी को एक ही आटे के रोटी खाने के लिए बाध्य कर दी गई, अनिवार्य कर दिया गया कि सभी लोग इसी रोटी को खाएंगे। मतलब समानता लाने के लिए ऐसा किया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई और जो बोलचाल में सम्मान देने की बात है, लोगों का व्यवहार है, वो भी सबका एक जैसा होना चाहिए, ऐसा कोशिश किया गया। परंपरागत मोन्स्यूर मतलब महाशय एवं मदाम मतलब महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन एवं सितोयिन मतलब नागरिक नाम से संबोधित किया गया। तो इससे पहले जो जैसे सम्मान के लिए बोला जाता था महाशय, महोदया, मतलब महाशय को कहा जाता था मोन्स्यूर, या फिर महोदया को कहा, मतलब स्त्रीलिंग के लिए महोदया का प्रयोग होता था, उसमें मदाम बोला जाता था। तो वो जो संबोधन थे उसको भी समाप्त कर दिया गया ताकि समानता आए और जो फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं थे उनको सितोयेन मतलब नागरिक और सितोयिन मतलब नागरिका, जो महिलाएं थी उनको सितोयिन और जो पुरुष थे उनको सितोयेन कहा जाने लगा, कहकर संबोधित किया जाने लगा ताकि सभी लोग एक ही संबोधन करें और उनके बीच जो असमानता है वो दूर हो जाए। इसलिए ऐसा प्रयास किया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवन को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। जितने भी चर्च थे जिनमें पादरी रहते थे, क्योंकि पादरियों के द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था लोगों का, तो उनको वे सारे चर्च बंद कर दिए गए और उनको भवनों को बैरक बना दिया गया, दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और उनका जो नियम कानून था इतना कड़ा था कि उनके जो समर्थक थे पहले वे भी छटपटाने लगे कि इतना कड़ा कानून होने के कारण। तो जो नया असेंबली बना था उसके जो सदस्य थे कुछ लोग उससे परेशान भी रहने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे
दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो उनके जो समर्थक थे वे भी परेशान थे। तो इसलिए जुलाई तो बहुत ज्यादा किसी चीज में, चाहे अच्छी ही चीज हो, लेकिन बहुत ज्यादा जब कड़ाई की जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो 1794 में न्यायालय द्वारा जो रोबेस्पियर थे उसको दोषी ठहराया गया और उनको गिरफ्तार करके उनको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन मतलब दो मशीनों के बीच में मनुष्य को रख देना और उसके सर से धड़ को अलग कर देना। तो देखिए यहाँ कुछ दिया है। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार हैं। तो क्या है? क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमालिन्स ने सन 1793 में यह लिखा था। तो क्या लिखा था? उसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई और जब उन्होंने लिखा तो उनके इसी लेख के कारण उनको फांसी दे दी गई। आतंक राज क्या था? इतने कड़ा कड़ा कानून लाए थे उस समय, इसलिए उसे आतंक राज कहा गया था। जब नए असेंबली का गठन हुआ था, गणतंत्र का गठन हुआ था, कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो उनको कुछ लोग मानते थे कि क्या है, जब स्वतंत्र कोई होता है तो वो शिशु के समान होता है और उसको बड़े होने तक अनुशासित में रहना पड़ता है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। स्वतंत्रता क्या है? सुख शांति है, विवेक है और समानता भी है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कि जो आपसे शत्रुता करेगा, जो नहीं मानेगा, उसके सर को काट देना तो समझदारी नहीं है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, संगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? नहीं है। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर के कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। तो एक असेंबली में एक भाषण हुआ जो एक अखबार थी उस समय की, जो ला मोनितेर यूनिवर्सल, उसमें छपा था। उसका एक अंश यहाँ दिया गया है उस भाषण का। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्वक शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। तो स्वतंत्रता के लिए, संविधान सम्मत स्वतंत्र शांतिपूर्वक शासन के लिए क्या करना होगा? जो अत्याचारी और निरंकुशता है उसके विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम स्थिति तक पहुंचना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना होगा और जो गणतंत्र के बाहरी दुश्मन है या फिर घरेलू दुश्मन है उनको खत्म करना होगा, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। और यदि गणतंत्र के विरोधी लोगों को नहीं नष्ट किया जाए तो वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जो गणतंत्र है स्वयं नष्ट हो जाएगा। क्रांति के दौरे में लोकतंत्र सरकार आतंक का सहारा ले सकती है और क्रांति के लिए गणतंत्र को बनाए रखने के लिए जो लोकतंत्र सरकार है वो आतंक का सहारा ले सकती है, जैसा वे लोग कर रहे थे। जो असेंबली के सदस्य थे, शांति बनाए रखने के लिए, शासन गणतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों का सर काट दे रहे थे और बहुत सारे नियम कानून ला रहे थे। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनम्य न्याय है। और जो आतंक है क्या है? बहुत कठोर होता है और इसमें कोई नम्रता नहीं होता, जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। और उनका जो भाषण था उसमें कहा गया कि हमारी जो पितृभूमि है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आतंक का उपयोग किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। और आतंक के जरिए क्या है? स्वतंत्रता के जो दुश्मन है उन पर अंकुश लगाना
आवश्यक है जिससे गणतंत्र स्थापित रह सके। तो इसलिए वो पूरा आतंक फैला रहे थे जो गणतंत्र के प्रतिनिधि थे। डोस्मालिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करना है, ठीक है। और राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है, निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से जो रोबेस्पियर का क्या मतलब है, डोस्मालिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है। एक बार फिर स्रोत को देखें। व्यक्ति अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान है, इस विषय में चर्चा करें, ठीक है। तो इस पर चर्चा करना है। जैसे आपने बहुत सारे चीजें जाने इनके बारे में, तो ऊपर उसके बारे में और ज्यादा चर्चा किया गया है। तो इसे आप 2 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो रोबेस्पियर थे वे क्या कर रहे थे, आतंक फैला रहे थे और अपनी बात मनवाने के लिए, गणतंत्र को बनाए रखने के लिए आतंक कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, मौत की सजा सुना रहे थे। और देखिए इस चित्र में दिख रहा है क्रांतिकारी सरकार के अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उसमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। तो इसमें क्या हो रहा है, उत्सव मनाए जा रहे हैं जो गणतंत्र सरकार है उनके द्वारा आयोजित की गई है। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस चित्र में जैसा दिख रहा है उसे उस समय किया गया था। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्रियों का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। ये जो मंडप था इसको अस्थायी सामग्री से बना गया था और इसको तोड़ा जा सकता था। और यहाँ सारे लोग एकत्रित हैं उत्सव मनाने के लिए। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो जैकोबिक सरकार के पतन के बाद उनको फांसी दे दी गई। जो जैकोबिक जो सरकार थी के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और जो मध्य वर्ग के लोग थे उनके हाथों में सत्ता आ गई। जैकोबिक सरकार का क्यों अंत हुआ, क्योंकि वे बहुत ज्यादा आतंक फैला रहे थे और उनके समर्थक भी उससे परेशान हो गए थे, इसलिए उनको न्यायालय में दोषी ठहराकर उनको सजा दी गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और ये जो नया संविधान बना इसमें फिर से जो संपत्तिहीन लोग थे, गरीब लोग थे, उनको मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था और ये जो संविधान था इसमें 2 तरह की विधान परिषद का प्रावधान बना और इन परिषद ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। तो इसमें 5 सदस्यीय जो कार्यपालिका थी, इससे पहले जो थी तो उसमें 1 सदस्य थी, किसी व्यक्ति पर केंद्रित रहता था, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन डायरेक्टरों का जो झगड़ा था अक्सर विधान परिषद में से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करते थे। और जो डायरेक्टर्स होते थे, डायरेक्टरी मतलब जो 5 सदस्य होते थे, उनके बीच भी काफी झगड़ा होता था, बहस हो जाता था और जिसके कारण परिषद को बर्खास्त कर देना पड़ता था। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया और ये जो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता थी, इसी के कारण जो नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका नाम आप सुने ही होंगे, उनका उदय हो गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। तो ये जो सरकार थी उसके स्वरूप में काफी बदलाव हुआ। सभी परिवर्तनों के दौरान में स्वतंत्रता और जो समानता था, बंधुत्व प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, इन मूल्यों को आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया। ये सारे चीजों ने
अब आगे पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, महिलाएं जा रही हैं क्रांति करने के लिए, तो आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। बर्सराय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, तो पेरिस की जो औरतें थी वो बर्सराय की ओर जा रही हैं, ठीक है, अपने दल बल के साथ। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटना के कई चित्रों में से एक है। तो उस दिन महिलाएं पेरिस से बरसाए जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तो राजा को उन्होंने अपने साथ ले लिया था वापस आते समय। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। तो जितनी भी गतिविधियां हुई थी फ्रांस में पहले, तो उसमें महिलाएं शामिल थी सारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और उन्होंने सोचा था कि यदि हम उनका साथ देंगे, सक्रिय रूप से भाग देंगे, तो जो क्रांतिकारी सरकार है वो उनके जीवन में भी सुधार करने की चेष्टा करेगी। तीसरे स्टेज की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, और जो थर्ड स्टेज की महिलाएं थी जो टैक्स देने का पहले काम करती थी, मतलब साधारण लोग, तो वैसी महिलाएं अपने जीविका के लिए काम किया करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों से फल फूल सब्जियां बेचती थी। तो ये सारे काम महिलाएं करती थी जो तीसरे स्टेज की थी। अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, जो बड़े लोग होते थे, अमीर होते थे, उनके घरों में वे लोग जाके काम भी करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। तो उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी, उनको काफी तुच्छ समझा जाता था, उनको मतदान देने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे में उनको पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के भी मौके नहीं मिलते थे। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, और जो कुलीन परिवार के लड़कियां थी या फिर थर्ड स्टेज के स्टेट के जो धनी परिवार थे, उनकी लड़कियां ही स्कूलों में पढ़ सकती थी, कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कुछ पढ़ने के बाद शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, और महिलाओं को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी काम करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना उनका काम था। उनकी मजदूरी पुरुष की तुलना में कम थी, और जो मजदूरी भी मिलता था पुरुषों को, वही काम के लिए जो मजदूरी मिलता था महिलाओं को उससे कम मिलता था। तो उनकी स्थिति काफी खराब थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। तो जैसे उन्होंने पहले तो उन्होंने क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने भी उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। तब उन्होंने अपना अलग एक राजनीतिक क्लब शुरू किया जिसमें सिर्फ सदस्य महिलाएं होंगी, और उन्होंने अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। तो लगभग 60 क्लब महिलाओं के द्वारा बनाए गए। उसमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह रही कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। तो जिस तरह से पुरुषों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, मतदान का अधिकार प्राप्त है और शासन में पद पाने का अधिकार है, उसी तरह से महिलाओं को भी प्राप्त हो, उनका ये मांग था। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया था। तो इससे पहले जो 1791 में संविधान बना था उसमें उनको निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया, मतलब उनको मतदान देने का बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया, या फिर किसी पद में भाग लेने का अधिकार नहीं था, किसी सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार नहीं था, असेंबली में जाने का अधिकार नहीं था। तो उनको निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया, मतलब उनका होना ना होना समान था। तो इस तरह के कारणों से उन्होंने अपना
आंदोलन शुरू किया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की। तो वे भी चाहती थी कि उनको मताधिकार का, मत देने का अधिकार मिले, असेंबली में चुने जाने का अधिकार मिले और राजनीतिक पदों में भी उनको अधिकार मिले, प्राप्त करने का अधिकार मिले। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो सकेगा और जब उनकी सरकार होगी वे मत दे पाएंगे और वे पदों को ग्रहण कर पाएंगे, तो तभी उनके लिए अच्छी सरकार की सोच होगी और उनके लिए काम किया जाएगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। इस तरह से प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाली कुछ कानून लागू किए। जो प्रारंभिक काल में जो क्रांतिकारी सरकार थी, तो महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार करने का कोशिश किया, कुछ कानून बनाए जो महिलाओं के समर्थन में थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। और जो क्रांतिकारी सरकार थी उन्होंने सभी जगह सरकारी विद्यालयों की स्थापना की और वैसे विद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक लड़की को शिक्षा लेना आवश्यक है। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। तो पहले जिस तरह से उनको छोटी उम्र में विवाह शादी कर दिया जाता था, अब उनको बाध्य नहीं किया जा सकता शादी के लिए। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। और जो शादी था वे अपनी इच्छा से कर सकते थे, इसके लिए भी एग्रीमेंट हुआ और इसके लिए भी रजिस्टर करने का नियम बना। नागरिक कानून जो था उसके तहत शादी का भी रजिस्ट्रेशन होने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और तलाक भी कानूनी तौर पर होने लगा और मर्द और औरत दोनों को ही अपनी अर्जी देने का अधिकार था कि तलाक वे लेना चाहते हैं, इसका अर्जी दोनों ही दे सकते थे। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। इससे पहले महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं ले सकती थी, लेकिन इस समय वे प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। तो काफी सारे अधिकार महिलाओं को मिले। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष जारी रखना पड़ा, क्योंकि उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। बाकी कुछ सुविधाएं मिली थी, जैसे शिक्षा ग्रहण कर सकती है, प्रशिक्षण ग्रहण कर सकती है, मर्जी से शादी कर